वेलकम फ्रेंड्स। द प्रोटेक्शन ऑफ वुमन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 का मकसद है महिलाओं को डोमेस्टिक वायलेंस से बचाना और उनके अधिकारों का संरक्षण करना। ये एक्ट उन्हें लीगल रेमेडीज और सपोर्ट प्रोवाइड करता है ताकि वो अपने राइट्स के लिए लड़े। तो चलिए शुरू करते हैं। एप्लीकेशन टू मैजिस्ट्रेट। एग्रीड पर्सन यानी जो महिला डोमेस्टिक वायलेंस से प्रभावित हुई है, प्रोटेक्शन ऑफिसर या कोई भी व्यक्ति जो एग्रीव्ड पर्सन की तरफ से अप्लाई करना चाहता है, वो एप्लीकेशन फाइल कर सकता है। एप्लीकेशन में किसी भी तरह की रिलीफ की मांग की जा सकती है, जैसे कंपेंसेशन या डैमेजेस। मैजिस्ट्रेट को डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट भी देखनी होगी जो प्रोटेक्शन ऑफिसर से आई हो। मैजिस्ट्रेट को अपनी सुनवाई 3 दिन के अंदर फिक्स करनी होती है और उनका एम होता है कि एप्लीकेशन को 60 दिन के अंदर डिस्पोज ऑफ करें। सर्विस ऑफ नोटिस। मैजिस्ट्रेट नोटिस की तारीख प्रोटेक्शन ऑफिसर को देंगे, जो वो उसे रिस्पोंडर तक पहुंचाएंगे। प्रोटेक्शन ऑफिसर का डिक्लेरेशन, जो प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में होगा, कंफर्म करेगा कि नोटिस सर्व किया गया है। अगर सर्विंग का कुछ और प्रूफ नहीं होगा तो ये प्रूफ माना जाएगा। काउंसिलिंग। मैजिस्ट्रेट किसी भी समय पार्टीज को काउंसिलिंग के लिए बुला सकते हैं, चाहे वो सिंगल पार्टी हो या दोनों पार्टी साथ में हो। काउंसलिंग का एम है कि दोनों पार्टीज को समस्या सुलझाने और समझने और सुलझाने में मदद मिले। असिस्टेंट ऑफ वेलफेयर एक्सपर्ट। मैजिस्ट्रेट किसी वेलफेयर एक्सपर्ट की मदद ले सकते हैं जो फैमिली वेलफेयर प्रमोट करने में एंगेज हो, प्रिफरेबली कोई महिला हो सकती है। इन कैमरा प्रोसीडिंग्स। अगर किसी पार्टी को लगता है कि उनकी प्राइवेसी अफेक्टेड हो रही है या मैजिस्ट्रेट को जरूरत लगे, तो प्रोसीडिंग्स को इन कैमरा यानी प्राइवेट में कंडक्ट किया जा सकता है। राइट टू रिसाइड इन शेयर्ड हाउसहोल्ड। डोमेस्टिक रिलेशनशिप में हर महिला को शेयर हाउसहोल्ड में रहने का हक है, चाहे उनका वहां कोई लीगल हक ना हो। अगर एग्रीड पर्सन को शेयर हाउसहोल्ड से निकाला गया है तो ये इलीगल है। इश्यूइंग प्रोटेक्शन ऑर्डर्स। मैजिस्ट्रेट एग्रीड पर्सन को प्रोटेक्शन ऑर्डर दे सकते हैं अगर उन्हें लगता है कि डोमेस्टिक वायलेंस हुई है या होने वाली है। इस ऑर्डर में रिस्पोंडेंट को ये करने से रोका जाएगा। पहला, डोमेस्टिक वायलेंस का कोई एक्ट करना। दूसरा, एग्रीड पर्सन के एम्प्लॉयमेंट या स्कूल में जाना। तीसरा, उनसे किसी भी तरह से संपर्क करना, जैसे कॉल या मैसेजेस। रेसिडेंस ऑर्डर्स। मैजिस्ट्रेट रिस्पोंडेंट को एग्रीड पर्सन को डिस्टर्ब ना करने का ऑर्डर दे सकते हैं। अगर जरूरत हो तो रिस्पोंडेंट को शेयर हाउसहोल्ड से हटने के लिए भी कहा जा सकता है। मॉनिटरी रिलीफ। मैजिस्ट्रेट रिस्पोंडेंट को एग्रीड पर्सन और उनके बच्चों के लिए मॉनिटरी रिलीफ देने का ऑर्डर दे सकते हैं, जो डोमेस्टिक वायलेंस के नतीजे में होने वाले एक्सपेंस को कवर करे। इस रिलीफ में पहला, लॉस ऑफ अर्निंग। दूसरा, मेडिकल एक्सपेंसेस। तीसरा, प्रॉपर्टी डैमेज का लॉस। चौथा, मेंटेनेंस एक्सपेंसेस कवर हो सकते हैं। कस्टडी ऑर्डर्स। मैजिस्ट्रेट टेम्पररी कस्टडी ग्रांट कर सकते हैं एग्रीड पर्सन या उनके तरफ से किसी और को। अगर किसी पार्टी का विजिट चाइल्ड के लिए हार्मफुल है तो मैजिस्ट्रेट उस विजिट को मना कर सकते हैं। कंपेंसेशन ऑर्डर्स। एग्रीड पर्सन के द्वारा अप्लाई करने पर मैजिस्ट्रेट रिस्पोंडेंट को मेंटल टॉर्चर और इमोशनल डिस्ट्रेस के लिए कंपेंसेशन देने का ऑर्डर दे सकते हैं। इंटीरियम एंड एक्स पार्टी ऑर्डर्स। अगर किसी पार्टी को इमीडिएट प्रोटेक्शन की जरूरत है तो मैजिस्ट्रेट इंटरिम ऑर्डर दे सकते हैं। अगर मैजिस्ट्रेट को लगता है कि एग्रीड पर्सन खतरे में है तो वो एक्स पार्टी ऑर्डर भी दे सकते हैं।
कोर्ट कॉपीज एंड फ्री सर्विस। जब भी कोई ऑर्डर पास होता है, मजिस्ट्रेट इंश्योर करेंगे कि उसका कॉपी फ्री ऑफ चार्ज कॉस्ट हर पार्टी को दिया जाए, ताकि ट्रांसपेरेंसी रहे और पार्टीज को उनके अधिकारों की जानकारी रहे। ड्यूरेशन एंड अल्टरेशन ऑफ ऑर्डर्स। प्रोटेक्शन ऑर्डर्स तब तक वैलिड रहेंगे जब तक एग्रीड पर्सन डिस्चार्ज की मांग ना करे। अगर किसी सर्कमस्टेंस में बदलाव आता है तो ऑर्डर्स को मॉडिफाई किया जा सकता है। रिलीफ इन अदर लीगल प्रोसीडिंग्स। एग्रीड पर्सन इसी एक्ट के तहत रिलीफ के साथ साथ किसी और लीगल प्रोसीडिंग में भी रिलीफ की मांग कर सकते हैं। जुरिस्डिक्शन। ये एक्ट ये स्पेसिफाई करता है कि कौन से कोर्ट एप्लीकेशन सुन सकते हैं, जैसे जहां एग्रीड पर्सन रहती है, जहां रिस्पोंडेंट रहता है, जहां कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है। अपील। एग्रीड पर्सन या रिस्पोंडेंट को ऑर्डर मिलने के 30 दिन के अंदर कोर्ट ऑफ सेशन में अपील करने का हक है। अभी कुछ केस लॉ देखते हैं। चतुर्भुज वर्सेस सीताबाई। This case involved a woman claiming maintenance under the Domestic Violence Act. The Supreme Court recognized women in living relationship as aggrieved person under the Act, allowing them to seek maintenance. This landmark ruling expanded the definition of aggrieved person, ensuring that women in non-marital relationships receive legal protection similar to that of married women. Next case is K. R. Tiwari versus K. D. Tiwari. The petitioner sought protection from emotional abuse by her husband. The court held that emotional and mental abuse falls under the definition of domestic violence, granting relief based on the psychological impact on the aggrieved person. This judgment acknowledged the severity of emotional abuse, paving the way for broader interpretation of domestic violence that include psychological aspects. Srinivasan versus State of Tamil Nadu. The case addressed the urgency of providing protection to women facing domestic violence. The court emphasized that the threshold for the granting protection orders should be lower, allowing for immediate intervention in cases of domestic violence. This ruling underscored the necessity for timely relief and protective measures, acknowledging the immediate danger women may face. Next case is Rekha Sharma versus State of Haryana. The case involved a woman seeking protection under the Domestic Violence Act. The court held that state authorities have an obligation to provide protection to women facing domestic violence. This judgment reinforced the accountability of the state in enforcing the right of women, establishing that protective mechanisms must be in place. ये एक्ट महिलाओं को डोमेस्टिक वायलेंस से बचने के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, जिससे उन्हें सुरक्षा, सपोर्ट और लीगल रेमेडीज मिलती हैं। अगर आपको या किसी को ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, तो ये एक्ट आपके अधिकारों के लिए है। इससे सही तरीके से इस्तेमाल करें और अपने अधिकारों के लिए लड़ें। धन्यवाद।